मुझे मुझे मत मारना। माखन ने सेंकी के डर से रोते हुए कहा। बस वहाँ वहाँ आते जाते कानों में इतना ही पड़ा था कि वे लोग होली होली के आसपास ही कुछ बड़ा बड़ा कांड करने वाले हैं। माखन खुद को सेंकी के बाहु-पास में बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें सिर्फ उसी फंक्शन के लिए हायर किया गया था, तो फिर तुम उन लोगों से वापस कैसे जुड़ गए हो? अमित के दिमाग में और भी कई बातें आने लगी थी। हाँ, मैंने सच ही बताया था। मथुरा में मुझे बेल दिलाने वाला और कोई नहीं था, और यही सोच कर मुझे लग रहा था कि इस बार मुझे बहुत ही लंबे समय के लिए अंदर रहना पड़ेगा। और एक दिन हवलदार ने अचानक से मुझे लॉकअप से बाहर निकालते हुए कहा कि मेरी बेल हो गई है। हालांकि उस दिन जेल में मुझे सिर्फ वकील साहब ही दिखाई दिए। मैं किधर जाता जेल से निकलकर। मैं ये सोच ही रहा था कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर मेरे सामने रुकी और उसका दरवाज़ा खुल गया। अंदर से एक हाथ हवा में लहराया और मुझे इशारे से अंदर बैठने के लिए कहा। मुझे गाड़ी में बैठाकर वे लोग मुझे कहीं ले गए। शायद 1 घंटे का रास्ता था, और उन लोगों के बोलने के तरीके से मुझे समझ में आ गया था कि उनमें से एक वही आदमी था जिसने मुझे फ़ोन करके मथुरा बुलाया था। माखन एक सांस में सब कुछ बोल गया था। वे लोग एक छोटे से गांव में मुझे लेकर गए। एक छोटा सा घर था जिसमें कोई 3 लोग पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मुझे उन तीनों के लिए रोज़ मथुरा जाकर खाना लाना होगा ये कहा, और ये भी कहा कि जिस घर में मुझे उस दिन बुलाया गया था उसकी घर की निगरानी करनी है। और क्या जानता है तू? माखन के थोड़ी सेकंड में ही चुप रहने पर अमित ने उसे एक बार फिर से दबोच लिया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी जानता था, जो कुछ भी मुझे पता था, मैंने सब बता दिया है। वे लोग मुझे घर के अंदर जाने नहीं देते थे। मैं बस टिफिन बॉक्स को बाहर ही रख कर आ जाता था। माखन अपनी जान की भीख मांग रहा था, अमित के गुस्से से लाल होती हुई आंखों को देखकर। ओहो पंडित जी, इस ससुरे को ले जाओ ही यहाँ से। सैंकी ने अपने पीछे खड़े पंडित जी को आवाज दिया और वो आदमी आकर उसे लेकर गया। अब तुम कौन सी सोच में बैठे हो कैप्टन साहब? सैंकी ने अमित को किसी सोच में डूबे हुए देखकर पूछ लिया। सैंकी, यार होली के समय मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। अबे यार, अब ही तो आए हो पुणे से लौटकर, अब कहाँ जा रहे हो? सैंकी ने अमित की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। इंटर्नशिप पर, अमित ने छोटा सा जवाब दिया और फिर से चुप हो गया। उधर रघुवंशी हाउस से आगे बढ़कर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें बैठे हुए शख्स ने अपना फोन उठाया और उसी नंबर पर मिलाते हुए बताया कि अमित आज सुबह से घर से कहीं बाहर गया हुआ है और अभी तक लौटा नहीं है। फोन के दूसरी तरफ से किसी की जोरदार डांट पड़ी उस शख्स को। 1 नंबर के बेवकूफ हो तुम। तुमसे अमित रघुवंशी पर नजर रखने को कहा था और तुम उसके घर की देखभाल कर रहे हो। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स गिड़गिड़ाने लगा। गलती हो गई, आगे से ख्याल रखूंगा कोई गलती ना हो पाए। ये तेरी पहली और आखिरी गलती है, वरना एक और गलती तेरी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होगी। इतनी प्लानिंग करने के बाद मैं आखिर में हार नहीं सकता हूँ। फोन के दूसरी साइड बैठा हुआ आदमी गुर्राते हुए बोला। गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने फोन काट दिया। उधर रघुवंशी हाउस में दोपहर में लंच के बाद खाना खाकर सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे प्रियुल के शादी के फंक्शन की तैयारियों की लिस्ट बनाने में लगे हुए थे। सोनम किचन में बर्तन वगैरह समेट रही थी। तभी कविता जी किचन में आई और सोनम के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा कब तक खाना नहीं खाएगी? इस लड़के का तो कोई ठिकाना है नहीं, पता नहीं कब तक आएगा ये लड़का। ना खुद की भूख की कोई चिंता है और ना ही तेरे बारे में। कविता जी की नज़र भी एक बार को बाहर दरवाजे पर चली गई, पर वहाँ कोई था नहीं। माँ, आप बेकार परेशान हो रही हैं। हमें सच में अभी भूख नहीं है और उन्हें भी कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए वो निकल गए। सोनम कविता जी का मन रखने के लिए कर रही थी, लेकिन मन तो उसका भी यही कर रहा था कि आखिर किस वजह से अपनी भूख प्यास को नज़रअंदाज किए हुए घर के बाहर न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा था। माँ, आप बाहर सबके साथ बैठिए ना, तब तक हम आप सबके लिए चाय बना कर लाते हैं। सोनम ने मुस्कुराते हुए कविता जी की तरफ देखा और गैस पर पतीले में पानी चढ़ा दिया। बाहर सभी लोग बैठे चाय पी रहे थे कि तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी और सोनम के साथ साथ सबको लगा कि शायद अमित आ गया है। अखिलेश जी ने जाकर गेट खोला तो अपना झोला और पतरा लिए हुए मुस्कुराते हुए पंडित जी सामने खड़े थे। अमित की चिंता में अखिलेश जी को ये भी याद नहीं रहा कि उन्होंने खुद सुबह अमित के सामने ही उन्होंने फोन करके पंडित जी को बुलाया था। आइए पंडित जी। अखिलेश जी पंडित जी को अंदर आने के लिए कहा और उन्हें साथ लेकर लिविंग हॉल में आ गए। पंडित जी के सामने 56 भोग लगे हुए थे, तो ऐसे में उन्हें जल्दी जल्दी अपने पतरे को समेटकर उन पकवानों को खाने पर लगा हुआ था। और पंडित जी के सामने बैठी दादी बेचारे के मनोभावों को अच्छे से समझ रही थी। टैप पंडित घड़ी देर से अपनी उंगलियों पर ही सूर्य केतु राहु को घुमा रहा है, अब बता भी दे।
कि शादी की रस्मों को शुरू करने वास्ते कौन सा शुभ दिन और मुहूर्त शुभ से। जी 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 दादी जी बिल्कुल। अरे आप परेशान मत होइए, इतना शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है कि आप ना बस मुझे जी भर के दक्षिणा देंगी। कट्ठे से थारा मुहूर्त मन्ने तो दिखे को नहीं, का थारा झोला में रखे से। दादी को पंडित जी को इतनी आसानी से दूसरी मिठाइयाँ और पकवान खाने देने का कोई इरादा ही नहीं था। माँ आप भी ना, कविता जी ने धीरे से दादी के कान में फुसफुसाया। के बिंदड़ी, थारे ने मारे से कुछ कहा के? दादी जी आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। मुहूर्त तो पत्र में ही लिखा हुआ है, बस अभी छांट कर निकाल रहा हूँ। पंडित जी बेचारे बेवजह ही बत्ती से निकालते हुए बोले। तब ठीक से, जब तुम शुभ मुहूर्त बताओगे तभी तुम्हें ये पकवान और मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। दादी जी ने एक बार फिर से निशाना साधा था जो सीधे टारगेट पर जाकर लगा था। पंडित जी ने मुंडी उठाकर दादी को ही देखा था। अब ओके से ना पंडित जी, माँ तो बस वाकी सुविधा के लिए ही कह रही से। जे तन्ने बार बार अपनी मुंडी नो कट्ठे मिठाई के ऊपर, कट्ठे नमकीन के ऊपर और कट्ठे पतरा के ऊपर डाल रही हो से, तो फिर थारी मुंडी में घना दर्द हो जाएगा। फिर था जिस काम वास्ते इट्ठे आए थे वो काम कट्ठे होगा। दादी जी ने भी जबरदस्त पंडित जी के स्टाइल में बत्ती से झाड़ते हुए कहा और फिर सामने की तरफ देखने लगी। मारी दादी भोली है घड़ी, पर उतना ही जितना बंदूक का गोली। और फिर क्या था, पंडित जी ने बिना इधर उधर देखे सच में अपनी मुंडी को पतरा के अंदर ही घुसेड़ लिया था। दादी और पंडित जी के इस फनी संवाद पर घर के बाकी सब लोग अपने मुंह पर हाथ रख के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। लीजिए जजमान, इतने शुभ और मंगल मुहूर्त निकले हैं जैसे साक्षात राम सीता का ही ब्याह होने वाला हो। पंडित जी ने पतरा को एक किनारे रखते हुए कहा। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। था फिर घड़ी जल्दी बता दियो पंडित, कौन कौन से मुहूर्त से शादी की रस्मों के वास्ते। अब जी दादी जी, मैं बिल्कुल बताने ही जा रहा था। जजमान आप नोट कर लीजिए। हैरान परेशान पंडित जी ने अखिलेश जी की तरफ देखते हुए कहा। आप जी पंडित जी बताइए। अखिलेश जी पहले से ही तैयार बैठे थे। जी आज से 20 दिन बाद एकादशी है और उसी दिन से शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है। बस आप बिटिया के गौरी पूजन से शादी के रस्मों का श्री गणेश कर दीजिए और बाकी की सभी रस्में एक एक दिन के अंदर पर हो जाएंगी। विवाह के लिए शुभ मुहूर्त सिर्फ 8 दिन बाद का है। आप निश्चिंत रहिए, आपके सब काम मंगल मुहूर्त में ही होंगे। अपने शादी की डेट फिक्स होते देख पीहू जल्दी जल्दी चाय के बर्तन समेटकर किचन में चली गई। उसने झट से अपना फोन निकाला और पुलकित का नंबर डायल करने के लिए उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगी और फिर कुछ सोचते हुए रुक गई। मैं क्यों फोन करके पुलकित को बताऊं? वैसे भी माँ या पापा या फिर दोनों अनुराधा मौसी को तो बता ही देंगे और फिर उसके बाद पुलकित को तो पता चल ही जाएगी। तो बाबा जी अब आप बैठकर फिर मेरे फेरों का इंतजार करो, क्योंकि प्रिया रघुवंशी अब इतनी आसानी से तुमसे बोलने वाली नहीं है। बहुत मजा आ रहा था ना कल तुम्हें मेरा मजाक बनवाकर मौसी जी के सामने, तो अब थोड़ा मजा मैं भी लूंगी। पीहू ने वापस फोन को उसकी जगह पे रख दिया। पंडित जी जब थार जितनी मर्जी चाहो पर मिठाई नमकीन खा सकत है और घड़ा ठंडा ठंडा शरबत पी सके से। दादी ने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, जो अखिलेश जी से दक्षिणा मिलने के बाद वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। पर क्षमा दादी जी, ये वक्त हमारे पेट में घणो दर्द हो रहे से। जे मिठाई और शरबत फिर कठे दिन आके पी लूँगा, अभी तो तन्ने मन्ने यहाँ से जाने की इजाज़त दो। पंडित जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा। हाँ ठीक से जाओ। हाँ पर याद करके गौरी पूजन वाले दिन आ जाना, सब जरूरी सामग्री के साथ। दादी ने हैरत में भरकर पंडित जी को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। मुरली मनोहर भला करे सबका। पंडित जी ने अपनी झोली उठाई और वहाँ से बाहर निकल गए। अखिलेश जी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए थे। थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे कुछ देर आराम करने के लिए। अखिलेश जी, मतलब इस लड़के ने कतई हद कर दिया। कल ही आया है और आज सुबह से गायब है और बिना इस बात की परवाह की कि बेचारी प्यारी बच्ची सोनम यहाँ भूखे प्यासे उसका इंतजार कर रही है। कविता जी ने कमरे में आते ही अखिलेश जी से डुगू की शिकायत लगा दी थी। अरे आप परेशान मत होइए कविता जी, इस बारे में मैं डुगू से बात करूंगा। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, कल से आपके पास काम ही काम होंगे। अखिलेश जी ने कविता जी को आश्वस्त करते हुए कहा। सोनम भी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे दरवाजे पर नजरें गड़ाई थी। उसने घड़ी में एक बार नजर डाली तो शाम के 3 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अब कहाँ है साहिब, हमें घबराहट हो रही है, अब जल्दी आ जाइए हमारे पास।
सोनम खुद में बड़बड़ाई और न जाने कब उसका इंतजार करते करते सो गई। करीब आधे पौने घंटे बाद अमित वापस घर लौट आया। दबे पांव जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सोनम बिस्तर के एक किनारे खुद में सिमटी हुई लेटी थी। वो टॉवल उठाकर चुपके से बाथरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आ गया। अपने फोन और घड़ी को वहीं किनारे पर रखकर सोनम से सटकर पीछे से ही उसे अपनी बाहों में हक करके वहीं पर लेट गया। पर सोनम जान गई थी उसकी खुशबू से। वो पलटकर उसके तरफ मुड़ी और ध्यान से उसे देखने लगी, शायद जानना चाह रही थी आखिर सुबह से वो कहाँ था। ऐसे भी कौन सा जरूरी काम था कि एक बार भी फोन नहीं किया। प्लीज जान, अभी कुछ मत कहिए और कुछ मत पूछिए। मैं तो बस कुछ पल सुकून के चाहता हूँ जो सिर्फ आपके पास मिल सकते हैं, अमित ने सोनम की आंखों में देखते हुए कहा। सोनम ने मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे अपनी बाहों को आगे बढ़ाकर अमित को अपने गले से लगा लिया। अमित ने धीरे से उसके कंधे पर अपना सर रखा और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। सोनम अमित के सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी थी। अमित ने हल्के से उसके गर्दन को अपने होठों से छू लिया। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे ही दोनों को दिल्ली सुकून देते हुए एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। कुछ देर बाद अमित की आंख खुली तो उसने सोनम को अपने बाल ठीक करते हुए देखकर उसे अपने पास आने का इशारा कर दिया। अब कुछ चाहिए? खाने के लिए कुछ लेकर आए आपके लिए? सोनम बिस्तर के एक किनारे पर बैठते हुए बोली। ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप बस इधर आइए मेरे पास। अमित ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और सोनम ने अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया। आप यहाँ बैठिए कुछ देर मेरे साथ। और अमित ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। पर साहिब 5 बज गए शाम के, और शाम के चाय का टाइम हो गया, हमें बाहर जाना है। फिर हम आपके लिए भी कुछ ले आए, हमें पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सोनम एक रोज से कहती जा रही थी और अमित मुस्कुराते हुए बस उसे ही देखा जा रहा था। अब आप ये मुस्कुराना बंद कीजिए और हमें जाने दीजिए, सोनम ने अमित की तरफ देखते हुए कहा। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, इधर आइए मेरे पास। अमित ने अपने दोनों हाथों के इशारे से सोनम को अपने पास बुलाया। सोनम थोड़ा सा अमित के करीब होकर बैठ गई। अमित ने सोनम का सर अपने तेज धड़कते हुए दिल पर रख दिया था। सोनम बंद आंखों से उसके दिल की धड़कन को अपने दिल में धड़कते हुए महसूस कर रही थी। कुछ महसूस हुआ आपको? अमित सोनम को अपने बाहों के घेरे में प्यार से घेरे हुए पूछ रहा था। सोनम अभी कुछ भी कहने के हालत में नहीं थी। मेरे दिल को धड़कने के लिए सिर्फ आप चाहिए प्रिंसेस। ये खाना पीना तो सिर्फ जिस्म को जिंदा रखता है। आपका मेरे नज़रों के सामने रहना मेरी रूह के जिंदा रहने जैसा है। और आपका ये मासूम चेहरा, उसने सोनम के चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर कहा, मेरी सांसों के चलने का बहाना है। सोनम की आंखों में आंसू भर आए थे। वो कपकपाती आवाज में बोली, हमें पता है, इतना अंदाजा है हमें कि आप ये जो दिन दिन भर खुद को भुलाए हुए सुबह से खाक छानते परेशान हो रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम ही हैं। सोनम, मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी कर रहा हूँ। आपको लगा एक भी जख्म, आपकी आंखों से निकला एक भी आंसू मुझे अंदर तक कितना रेस्टलेस कर देता है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सोनम आंखों में आंसू भरे अमित को देख रही थी। और प्लीज़ आप ये न कहिएगा मुझसे कि मैं आपसे इतना प्यार न करूँ। ये मेरे अख्तियार में नहीं है और मैं चाहूँ भी तो खुद को नहीं रोक सकता हूँ आपको प्यार करने से। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से जाने से मैं वो सब कुछ कर सकूँ जिससे मैं वहाँ पर सुकून के कुछ पल गुजार सकूँ। ये सोच कर कि आप यहाँ ठीक हैं, अपनों के साथ हैं, बाकी अपनी धड़कन से अलग होकर आज तक कोई दिल धड़क सका है क्या? वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से पीहू की शरारती आवाज़ सुनाई देती है। मैं अंदर आ रही हूँ, आप दोनों के लिए चाय और भाई के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। आपकी कबूतर। पीहू की बात सुनकर अमित धीरे से मुस्कुरा पड़ा। हम आ रहे थे पीहू, तुम क्यों परेशान हुई? सोनम तब तक बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ चली थी। नहीं भाभी, ये सब तो माँ ने भिजवाया है और साथ ही ये कहलवाया है कि आप अभी भाई के साथ ही रहें। थोड़े थके हुए से लग रहे हैं तो ऐसे में आपका भाई के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। खाने की टेंशन मत लेना, सुमन और हरी काका आ गए हैं, डिनर बन रहा है। वैसे आपको कुछ स्पेशल चाहिए हो तो बताना। पीहू ने शरारत से अपनी एक आंख विंग करते हुए कहा। ओए कबूतर, मेरी प्रिंसेस को अगर परेशान करेगी ना तो फिर बाबा से तेरी शिकायत लगा दूंगा। कह दीजिए, मैं आपके बाबा जी से डरती हूँ क्या? वैसे तो इन बाबा जी से मुझे अपना हिसाब किताब भी पूरा करना है।
पीहू ने मन ही मन सोचते हुए कहा। पीहू ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और वहाँ से चली गई। कुछ खा लीजिए, और अब हम तो यहीं हैं, फिर ये ना खाने वाली जिद छोड़ दीजिए। सोनम ने नाश्ते की प्लेट अमित के सामने कर दी। आप खिलाएंगी? अमित ने प्लेट सोनम की तरफ बढ़ा दिया था। बहुत खुशी से, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा और अमित की तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। दोनों कमरे में बैठकर ही चाय पी रहे थे कि इस बार कविता जी ने आवाज़ लगा दी। सोनम बेटा, जल्दी आओ, देखो तो बाहर कौन आया है। अब हमें जाना होगा, आप प्लीज़ थोड़ा आराम कर लीजिए। सोनम जल्दी जल्दी नाश्ते के प्लेट और कप को समेटते हुए बोली। सुनिए, मुझसे मिलने आएंगी ना बीच में अपने मरीज का हाल लेने? बाहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगी? अमित बिस्तर पर लेटा सोनम को देख रहा था। अरे आप भी ना साहब, कुछ भी बोलते रहते हैं। सोनम को अमित को ये मरीज वाली बात अच्छी नहीं लगी थी। सोनम वो सब सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। मैं आपका इंतज़ार करूँगा जान। सोनम दरवाजे तक गई और पलटकर बोली, आपके इंतज़ार को तो पूरा करने का इंतज़ार हमें भी रहेगा साहिब। सोनम वहाँ से चली गई थी और अमित उसकी बातों को सोचते हुए मुस्कुराता हुआ वहीं लेट गया। इस समय वो अपनी एंजल के साथ बिताए हुए कुछ खूबसूरत पलों को याद करके थोड़ा आराम करना चाहता था। सोनम जैसे ही लिविंग हॉल में पहुंची, कविता जी के साथ हंसते मुस्कुराते अभियांक को बैठे देख उसकी तो चीखें निकल गई। भाई, भाभी! मयंक भी तो न जाने कितनी बार गलियारे की तरफ देख चुका था। कैसी है मेरी छोटी? मयंक ने अपने गले लगे हुए सोनम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। देख लीजिए भाई, हम आपको कैसे लग रहे हैं? बस इसी तरह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहना, तुम्हारे मंकी भाई की सांसें चलती रहेगी। मयंक के आंखों के आंसू सोनम के खुशी की गवाही दे रहे थे। ये बात तो गलत है ना बिट्टो, सिर्फ अपने भाई से मिलोगी, भाभी से नहीं? हाँ। अवनी झूठमूठ मुंह फुलाए खड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे ना मिले? आप तो हमारे भाई की परछाई हैं, और जब हम अपने भाई से मिलेंगे तो आपको तो अपने आप ही गले लगा लेंगे। सोनम अवनी के गले लग गई थी। तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं चाय नाश्ता को बोलकर आती हूँ सुमन को। अब माँ, आप बैठिए ना, चाय हम बना कर लाते हैं, सोनम ने कहा और किचन की तरफ चली गई। अब मैं भी जाकर जाने मन की हेल्प कर देती हूँ। पीहू समझ गई थी कि वहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ उसी के शादी की चर्चा होगी, और वो किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए पहले ही किचन में घुस गई। थोड़ी देर तक कविता और दादी जी की शादी पर चर्चा सुनने के बाद मयंक ने कहा, मासी जी, वो अमित नज़र नहीं आ रहे? डुग्गू बेटा, वो अपने रूम में है, पूरे दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, शायद आराम कर रहा होगा। कविता जी ने मयंक से कहा। मासी जी, मैं मिल सकता हूँ उनसे? मयंक ने हिचकिचाते हुए पूछा। और सच बात भी यही थी कि शायद अगर मयंक की जगह कोई और होता तो कविता जी इस समय उसे इजाज़त नहीं देती डुग्गू से मिलने की। पर मयंक उस घर का दामाद था और वो उसे कैसे मना कर सकती थी? शायद यही सब बातें सोचते हुए मयंक भी अमित से मिलने की बात पूछने के लिए हिचकिचा रहा था। अरे हाँ हाँ जरूर मयंक, आपको मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कविता जी ने हंसते हुए कहा। जी, कहते हुए मयंक ने अवनी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ओह सॉरी, इस तरफ से लेफ्ट जाकर दूसरे नंबर का रूम है। अवनी ने मयंक का इशारा समझते ही अमित का रूम किधर है उसे बता दिया था। मयंक तेजी से अमित के कमरे की तरफ चला गया था। जब से उसके पास मयंक का फ़ोन आया था उसे चैन नहीं पड़ा था। उस समय दोपहर थी और उस समय किसी के घर जाना, और ख़ास करके तब जब वो घर आपकी बहन का ससुराल हो, 100 बार सोचना ही पड़ता है। पर जैसे ही घड़ी ने शाम के 6 बजाए, मयंक ने बिना किसी देरी के अवनी के साथ रघुवंशी हाउस के लिए निकल गया। उसे भी जानना था कि आखिर सुबह का निकला हुआ अमित दोपहर बाद क्या क्या खास जानकारी लेकर आया है। भाभी, भाई कहाँ है? सोनम चाय नाश्ते की ट्रे लेकर लिविंग रूम में पहुंची तो मयंक को वहाँ ना देखकर कविता जी से पूछ लिया। वो अमित से मिलने गए हैं, बस अभी आ जाएंगे। तुम बैठो ना यहाँ हमारे पास, अवनी ने सोनम को अपने पास बिठाते हुए कहा। अब हम ये चाय नाश्ता अंदर दे आए क्या? वो लोग वहीं बैठकर चाय पी लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं सोनू, तुम्हारे भैया जब आएंगे बाहर तभी वो चाय पियेंगे। और वैसे भी तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई चाय कितने इत्मीनान से पीते हैं, और जब वो अंदर डुगू के साथ बैठे हैं तो ज़रूर किसी न किसी टॉपिक पर दोनों बहस ही कर रहे होंगे। तो चाय तो बेचारी फिर भी बिना पिए ही रह जाएगी ना। अवनी जैसे तैसे सोनम को या फिर किसी और को भी अपने उलझुल बातों से अमित के कमरे तक जाने से रोकने की कोशिश की। एक काम करते हैं ना, अवनी ने जब देखा कि सोनम का चेहरा उदास हो गया है तो वो फिर से कुछ सोचते हुए बोली। बोलिए दी, पीहू ने चहकते हुए कहा। मासी जी, क्यों ना हम एक काम करें, क्या आज रात का डिनर हम तीनों मिलकर बनाएं? 3 अलग अलग लड़कियां और 3 तरह की सब्जियां
और आप सबको टेस्ट करके बतानी होगी कि कौन सी सब्जी किसने बनाई। अवनी ने मुस्कुराते हुए कविता जी से कहा, वैसे आइडिया तो अच्छा है। कविता जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तो फिर ठीक है, हम लोग चले किचन में। अवनी ने अपने साथ पीहू और सोनम को भी अंदर किचन में आने का इशारा करते हुए कहा, एक मिनट छोरी जे अते एक बात मन ने घड़ी तरीके से समझावेगी। दादी ने उन तीनों को टोकते हुए कहा, जी दादी पूछिए। अवनी ने हौले से मुस्कुरा दिया था, आज रात खाने में केवल सब्जियां ही को बनेगी, वो भी 3-3 तरह की। अरे छोरी मारी बात मान तो फिर एक तरिया की रोटी भी बना लेना। अरे मारा राम जी भला करेंगे था लोगन। अरे ऑफ कोर्स दादी, रोटी भी बनेगी और पुलाव भी। भला सब्जी सब लोग कैसे खाएंगे? इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा रात के खाने में। अवनी ने दादी की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, सच में छोरी? दादी घड़ी खुश हो गई थी ये सब सुनकर। रे मारा राम जी, फिर तो आज तो खाने को घड़ा आनंद आ जावे को। दादी माँ मनी मन खाने का स्वाद लेते हुए बोली, जैसे खाना अभी उनके सामने ही रखा हुआ हो। दादी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जी एक तरह की बने या 3 तरह की, या फिर रोटी पुलाव रायता ये सब बने या ना बने। आप क्यों खुश हो रही हैं? आप तो मूंग की दाल और रोटी खाएंगी ना, वो भी बिना घी लगी हुई। पीहू ने दादी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा और शरारत से हंसने लगी। दादी ने झट से पीहू के कान पकड़ लिए। ए छोरी, मारे से मजाक करे से तो मारे से काल थारे सासरे से थारा बिंद और बाकी दूजे रिश्तेदार आ रहे से, उन लोगों ने भी मूंग की दाल और बिना घी की रोटी खिला के दिखाना, तब जानो मैं थाड़े नो। दादी को उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सामने किसी ने 56 भोग की थाली परोस कर रखी और बिना चखे ही उस थाली को उन लोगों ने वहां से हटा ली थी। ओफो माँ, आप भी ना बच्ची के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है। कविता जी ने माँ को समझाते हुए कहा, हाँ तो घड़ी समझा ले अपनी छोरी नो। मारे और मारे खाने के बीच बोलेगी तो फिर मारो से बुरो कोई को न होगा। जी माँ, बता दूंगी। कविता जी ने हौले से मुस्कुरा दिया। रे मारा राम जी, बताओ छोरी नो, मन्ने दाल रोटी खिला के सुलाना चाह रही। दादी धीरे धीरे चलते हुए बाहर गार्डन की तरफ चली गई, शाम के समय की वॉकिंग करने के लिए। उफ, ये पीहू भी ना, पता नहीं कब इसकी शरारतें कम होगी। कल को ससुराल चली जाएगी ब्याह कर, फिर भी इसका बचपना खत्म नहीं हो रहा है। अच्छी भली दादी को गुस्सा दिला दिया इस लड़की ने। ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। दादी को सताने में, उन्हें परेशान करने में बड़ा मजा आता है दोनों को। कविता जी एक दिन बाद शादी की रस्मों को शुरू करने के लिए कुछ लिस्ट बना रही थी और खुद ही खुद के बात पर मुस्कुरा रही थी।